हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, साथ ही इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी पीरियोडिसिटी भी पढ़ेंगे ग्रुप्स में और पीरियड में। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। बिल्कुल इजी वे में ये जो टॉपिक है ये आज आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच। ठीक है, अब देखिए यहां पर डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो सेंटर में है पॉजिटिव पार्ट, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। ये आई होप आप सभी को पता होगा। और इसके अराउंड क्या है? ये शेल्स है या ऑर्बिट भी हम इनको कह सकते हैं। तो यहां पर अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, बाहर निकालना है, इस ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमें इस एटम में एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगी, है ना। जैसे ही हम मिनिमम एनर्जी यहां पर इसको प्रोवाइड करवाते हैं तो वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिससे ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए इस आउटर मोस्ट शेल से, तो वो मिनिमम एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए एटम। ठीक है, तो यहां पर एक रिएक्शन भी लिखी है, देखिए सोडियम जो है ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं। तो यहां पर जो सोडियम है ये सोडियम प्लस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है और ये अभी भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई, जितनी एनर्जी हमें लगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वही एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा आई एच। आई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है? एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है। सो इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलिए अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। तो फर्स्ट फैक्टर लिखा है यहाँ पे साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम, साइज जितना बड़ा होगा किसी एटम का या किसी आयन का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, है ना। पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम because the nuclear attraction decreases when an electron moves away from the nucleus। ठीक है, देखिए अगर किसी एटम का साइज बड़ा है, जैसे कि यहां पर आपको कितनी शेल्स दिख रही है? 1 2 3, है ना। ये K है, ये L है और ये M है। तो अगर साइज बड़ा होगा किसी एटम का तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम अट्रैक्शन फील करेगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहां पर कम होगा अगर साइज बड़ा है ना। नंबर ऑफ शेल्स अगर ज्यादा है तो साइज भी बड़ा होगा, और साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम होगी, है ना। तो यहां पर देखिए 3 शेल्स है। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, जैसे कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, अब यहां पर एक शेल है ना। अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और फिर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर देखेंगे आप तो K और L 2 शेल्स हैं,
के है और एल है। यहां पर के एल एम 3 शेल है, नंबर ऑफ शेल्स यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। तो यहां पर जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने नहीं देगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बांध कर रखेगा, स्ट्रोंगली पकड़ कर रखेगा इसको, ठीक है। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे इसकी और इस न्यूक्लियस की दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो इतना अट्रैक्शन नहीं फील करेगा ये इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। वही सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेल्स अगर ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ कर रखेगा, आसानी से जाने नहीं देगा। तो उस कंडीशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी उसको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा, अगर जो न्यूक्लियस है ये अच्छा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बांध कर रखेगा, जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखा है थ्योरी में देखते हैं, इट इंक्रीजेज, इट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो इलेक्ट्रॉन के साथ में ज्यादा होगा। भाई अगर न्यूक्लियस जो है ये पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना ही डिफिकल्टी के साथ में ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो अगर डिफिकल्टी के साथ में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में 2-3 फैक्टर्स और हैं वो भी हम पढ़ेंगे, साथ में इसकी पीरियोडिसिटी भी देखेंगे ग्रुप्स और पीरियड में, ठीक है। चलिए गाइज, आगे के जो फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो 2 फैक्टर्स हमने देख लिए थे। थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके फादर हैं, है ना। एग्जाम्पल फनी है, आपको मजा भी आएगा, आप समझ भी जाएंगे इससे, ठीक है। तो फादर हैं, यहाँ पर आपकी मम्मी है और यहाँ पर आप है ना, सन। यहाँ पर सन है, यहाँ पर मदर है, यहाँ पर फादर है। अब फादर जो है इसको हम न्यूक्लियस मान लेते हैं, मदर जो है इसको हम के शेल मान लेते हैं और सन जो है इसको हम एल शेल मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये फादर है, के क्या है, मदर, और एल क्या है, आप है ना। इस सन की जगह आप अपने आप को रख करके देखिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई, पापा गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा, अब वो आपको डांट रहे हैं, तो मम्मी बीच में आ जाती है और कहती हैं कि ठीक है चलेगा, ऐसा वैसा, जो भी थोड़ा बहुत एक्सक्यूज़ देने लगती है, आपको बचाने का काम करती है ना। होता है, सभी के साथ में होता है। तो पापा लड़के को डांट रहे हैं तो बीच में आ जाती है मम्मी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है। तो यहां पर ये इनर शेल्स जो है, इनर शेल का मतलब मदर, मम्मी, है ना। तो ये इनर शेल क्या करती है, एज अ शील्ड काम करती है, एज अ शील्ड वर्क करेगी, एक्ट करेगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसका जो पावर है, अट्रैक्शन है, कुछ हद तक यहाँ पर के में जो इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्शन कम फील होगा इस पॉजिटिव न्यूक्लियस का, ठीक है। तो यहाँ पर मम्मी थोड़ा सा गुस्सा झेल लेती हैं और थोड़ा सा ही, बहुत कम गुस्सा आपको झेलना पड़ता है, सन को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर यही है कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसका अट्रैक्शन ये वाला इलेक्ट्रॉन कम फील करेगा, यहाँ के जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। इससे
इससे क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी सी एनर्जी दी हमने और वो बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनर शेल के नंबर बढ़ते जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट में यही लिखा है, इट डिक्रीजेस, डिक्रीज होती जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर शेल्स। अगर नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इस एग्जांपल के थ्रू आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इनर शेल्स एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, है ना। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में एज ए शील्ड काम करेगी, है ना, मतलब बॉडीगार्ड कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको बचाने का काम करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बचाने का काम करेगी ये जो के शेल है ये। ठीक है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एज ए शील्ड काम करेगी जो इनर शेल्स हैं वो। ठीक, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आई होप क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। अगर हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पी ऑर्बिटल है ना, पी शेल सबशेल है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है और एक पी सबशेल जो है उसके अंदर अगर आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पर ये मोर स्टेबल है ना, ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, और ये जो सबशेल है ये हाफ फील्ड है ना। यहां पर ऑर्बिटल जो है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर फुल फील्ड ऑर्बिटल है 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहां पर ये दोनों जो अरेंजमेंट है ना, ये दोनों मोर स्टेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहां पर फुल फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जब भी हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहूं तो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी मांगने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी ये स्टेबल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता है ना। अगर आपको बोल दिया जाए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप मान लो कि डॉक्टर है ना, सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है, अगर आपसे वो जॉब छीन ली जाए और आपको बोल दिया जाए कि आपको मजदूरी करना है, आप करेंगे क्या? आप पहले स्टेबल थे, डॉक्टर इंजीनियर थे, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, है ना, अपनी लाइफ में सेटल थे, स्टेबल थे। अगर आपसे वो जॉब छीन ली जाए, है ना, या आप खुद बोल दो कि मैं रिजाइन कर देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए ये जॉब, मुझे मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहां पर भी यही होता है कि ये मोर स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, इसीलिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर अरेंजमेंट, है ना। दूसरे अरेंजमेंट के कंपैरिजन में हाफ एंड फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। Thus वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर इट, है ना। तो इसीलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है इन दोनों कंडीशंस में बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या लिखा है, एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं, है ना, हम नियोन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 10, इसके ऊपर आता है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, यानी कि ये मोर स्टेबल है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस का। तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी और ना ही देगी। अगर
लेने का तो सवाल ही नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है, 2p6, 6 से ज्यादा हम फील ही नहीं कर सकते, है ना। और ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी का। अब पीरियोडिसिटी ग्रुप में कैसे होती है, तो लिखा है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक फर्स्ट की, तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसके बाद आता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके बाद आता है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। तो अगर आप लिथियम की बात करें तो यहां पर ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन K में, और L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर सोडियम की बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर, फिर यहां पर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे कि अब यहां पर पोटेशियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, ठीक है। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, और 1 19। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए यहां पर K और L है ना, 2 शेल है, यहां पर K L M 3 शेल है, और यहां पर K L M और N 4 शेल हैं। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। यहां पर डिस्टेंस कम है, यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पर और ज्यादा डिस्टेंस है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है ग्रुप में किस तरह से यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट है इन पीरियड। पीरियड में क्या होगा, तो देखिए लिखा है इन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। अब यहां पर जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज होने का रीजन क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम ग्रुप में पीरियड में बात करें तो चलिए मैं यहां पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर हम बात करें बोरोन की, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसके बाद क्या आता है कार्बन 6, फिर आता है नाइट्रोजन 7, फिर ऑक्सीजन 8, है ना। अब देखिए बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोरोन में चलिए यहां पर बना देता हूं मैं, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 3। कार्बन में फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, यहां पर सिर्फ एक एक नंबर में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। यहां पर 5 थे, यहां पर 6, 7, 8, तो इलेक्ट्रॉन्स एक एक के नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे। तो यहां पर जो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है ना, अंदर की तरफ खींचने लग जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस
कम होने लगती है। तो अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो जितनी कम एटॉमिक रेडियस या एटम का साइज कम होगा तो उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप पीरियोडिसिटी भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से क्लियर हो चुका है।